हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल के प्रमुख राजवंश। आपको पता है मौर्योत्तर काल के बाद हमने जो विदेशी आक्रमण हुआ था वो पढ़ लिया अच्छे से, और आज हम लोग देखेंगे कि जो ब्राह्मण वंश आए, जैसे शुंग हुआ, कर्ण हुआ, सातवाहन हुआ, उसको देखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इनके प्रशासन और इनकी भाषाएं, वो सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, कैसी व्यवस्थाएं थी इनके पास। ठीक है, देखिए मौर्योत्तर काल। अब इससे पहले जानते हैं मौर्य जो साम्राज्य है उसकी नींव किसने डाली थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चाणक्य के हेल्प से। और आपको पता है उन्होंने युद्ध किया था। नंद वंश का आखिरी शासक कौन था? नंद वंश की नींव डाली थी महापद्म नंद ने। एक राट की उपाधि थी। महापद्म नंद के 8 पुत्र थे, जिसमें से आखिरी जो शासक था वो कौन था? धनानंद था। धनानंद अच्छा नहीं था, केवल अहंकार था। बाकी वो मतलब क्या बोलूं मैं, लीन रहता था वो शराब वगैरह में हमेशा। ठीक है, मतलब अच्छा शासक नहीं था। ठीक है, ओके। तो उससे सब लोग परेशान थे, जैसा कि आप लोग भी जानते हो। तो उस कुशासन से जनता को छुटकारा किसने दिलवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प किसने की? चाणक्य ने। जब धनानंद से इनका युद्ध होता है, धनानंद पराजित होता है। और धनानंद पराजित होता है, धनानंद को अपनी पुत्री दुर्धरा का शादी इनसे करना पड़ता है, विवाह करना पड़ता है। फिर उसके बाद इनका 305 में भी युद्ध होता है सेल्यूकस निकेटर के साथ। सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध होने के बाद ये जीतते हैं, और आपको पता है कंधार, हेरात वगैरह इन्हें मिल जाता है, साम्राज्य विस्तार हो जाता है इसमें। और उसकी पुत्री कार्नेलिया से इनका विवाह होता है। कार्नेलिया यानी हेलना, है ना। फिर उसके बाद अकाल पड़ता है। अकाल में ये कहा जाते हैं, भद्रबाहु के कहने पे दक्षिण भारत जाते हैं, और श्रवण बेलगोला चंद्रगिरी पर्वत पे ये क्या करते हैं, वहां पे तपस्या करते हैं। और उसके बाद संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्यागते हैं। वापस आने के बाद भद्रबाहु और स्थूली भद्रा, इन दोनों के बीच में जैन संत होते हैं। कुछ मतभेद होता है, और मतभेद होने से एक आयोजन होता है संगीति का, है ना। और यहाँ पे श्वेतांबर और दिगंबर, दिगंबर मतलब जो भद्रबाहु को फॉलो करते हैं, और श्वेतांबरा मतलब जो स्थूली भद्र को फॉलो करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कहानी बिंदुसार। बिंदुसार की अगर बात करें, बिंदुसार के काल में 2 इंपॉर्टेंट घटना है। तक्षशिला के 2 विद्रोह, है ना। तक्षशिला का पहला विद्रोह सुसीम को भेजते हैं। सुसीम उनके पुत्र होते हैं बिंदुसार के, और सुसीम नहीं उसे मतलब हैंडल नहीं कर पाते सिचुएशन को। तो उस युद्ध को शांत करने के लिए भेजा जाता है किसको? अशोक को भेजते हैं बिंदुसार। अशोक जाते हैं और वो उस युद्ध को कुचल देते हैं। ठीक है, समाप्त करते हैं। फिर उसके बाद उनको उज्जैनी भेज दिया जाता है ना। और उज्जैनी जब जाते हैं तो विदिशा की एक व्यापारी की पुत्री होती है, उससे इनको प्रेम होता है, इनका विवाह हो जाता है महादेवी। और उसी से इनके संघमित्रा और महेंद्र होते हैं, जिनको ये क्या कहते हैं, जो अशोक हैं वो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भी भेजते हैं। ओके, फिर उसके बाद दोबारा से तक्षशिला में विद्रोह होता है, और ये विद्रोह पहले से ज्यादा भयानक होता है। इस बार सुसीम को फिर से भेजते हैं बिंदुसार, और फिर उसके बाद अशोक यहीं पे रहते हैं, और सुसीम उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं, या तो फिर से कहा जाता है कि ये अशोक फिर से चले जाए, इस तरीके की बात होती है। और इसी दरमियान क्या होता है कि इनकी इस बीच बिंदुसार की तबीयत भी खराब हो जाती है, और इनकी ये इच्छा होती है कि सुसीम को वापस बुलाया जाए तक्षशिला से, और उनको संदेश दिया जाए कि बुलाया गया है उनको, और आए वो राजकाज संभालें। तो वो चाहते हैं कि अपने जीवन काल में ही अपना जो राजकाज है, जो सिंहासन है, वो अपने पुत्र सुसीम को सौंप दें। ये बात सुनते हैं अशोक, और अशोक को ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती है। अशोक जो है एक षड्यंत्र करते हैं। वो कहते हैं मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, मैं भी बीमार हूं, और मैं ऐसा आपसे आग्रह कर रहा हूं पिताश्री कि आप मुझे कुछ समय के लिए अस्थायी शासक घोषित कर दीजिए। ये बात सुनते ही कहा जाता है उनको मिर्गी का दौरा पड़ता है, और उनकी हो जाती है मृत्यु। और ऐसा बोला जाता है, जो सिंगली ये है ग्रंथ है, चाहे वो महावंश हो, दीपवंश हो, उससे ये सोर्सेज है, स्रोत है जानने के, कि जो अशोका है उन्होंने अपने 99 भाइयों का हत्या किया और सिंहासन पर बैठे थे। और आप भी जानते हो, जैसा कि 261 का आपने कलिंगा युद्ध देखा, तो स्टार्टिंग में वो अपने क्या होते हैं, बहुत ज्यादा क्रूर होते हैं, निर्दयी होते हैं, है ना। वो तो कलिंगा के युद्ध से उनका हृदय परिवर्तन होता है। इस तरीके से गद्दी पर बैठते हैं अशोक। 269 में वो अपने
गद्दी पर बैठते हैं, यानी राज सिंहासन। और उसके बाद 8वें वर्ष, अपने राज्यभिषेक के 8वें वर्ष 261 में वो क्या करते हैं, कलिंग का एकमात्र युद्ध करते हैं। कलिंग में नंदराज होता है ना। फिर उसके बाद इस युद्ध में कहा जाता है 1 लाख लोग मरे थे, 1.5 लाख लोग जो है बंदी बनाए गए थे, और पता नहीं कितने बर्बाद हो गए थे। ये देखने के बाद अशोक ने खुद बोला है 13वें शिलालेख में कि मेरा हृदय द्रवित हो गया। और उन्होंने क्या किया, फिर बौद्ध धर्म में दीक्षा ली, उपगुप्त ने उन्हें दीक्षा दी, और वो उसके बाद धम्म नीति पर चलने लगे। समझ में आया। और दूसरे देशों पर उन्होंने भौतिक विजय पाने की जगह अब सांस्कृतिक विजय पाने का निर्णय लिया अशोक ने। तो ये सब पूरी एक कहानी थी। अशोक के बाद आप जानते हो कोई भी बहुत अच्छा शासक, मतलब कि जो शासक आए, जो उत्तराधिकारी हुए, उसके बाद उनके अंदर वो योग्यता नहीं थी, इसीलिए कहा जाता है कि मौर्य वंश का पतन हो गया। ये भी बहुत बड़ा कारण था। जब उत्तराधिकारी जो है कमजोर साबित हो जाए तो साम्राज्य का पतन निश्चित होता है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो कि आखिरी जो हुए वो बृहद्रथ हुए, और बृहद्रथ का जो मंत्री होता है कौन होता है, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग उनकी हत्या करके और शुंग वंश की नींव डालता है, जो कि एक ब्राह्मण वंश होता है। फिर उसके बाद कर्ण आते हैं, फिर उसके बाद सातवाहन आते हैं। तो ये थी पूरी कहानी। थोड़ा सा और बताना चाहूंगी, 232 में अशोक मरते, उनके उत्तराधिकारी जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही कमजोर साबित होते हैं, है ना। तो जैसे कुणाल है 232 से 224, दशरथ आते, दशरथ एकमात्र थे जो कि नागार्जुनी पहाड़ियों को इन्होंने क्या किया था, काट के, और उसे क्या किया था, आजीवकों को दान दिया था। आजीवक जो सन्यासी थे, है ना। तो दशरथ ने देव नाम पिए, देव का प्यारा उपाधि ली थी, जैसा कि अशोक लिया करते थे। ठीक है, 224 से 216। संप्रति आते हैं 216 से 204 ईस्वी ईसा पूर्व, और सबसे योग्य कहा जाता है उत्तराधिकारियों में संप्रति है। शालीशुक की बात करें 207 से 206 ईसा पूर्व ये रहते हैं। गार्गी संहिता के अनुसार कहा जाता है अन्य जो नाम आते हैं उत्तराधिकारियों के वो हैं देववर्मा, शतधनुष, बृहद्रथ एंड 206 से 187 ये चलता रहता है। ठीक है, तो ये हमने एक मतलब बहुत ही कम समय में पूरी चीजों को रिकॉल कर लिया। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। मौर्योत्तर काल में जो प्रमुख राजवंश रहे हैं, हमने विदेशी आक्रमण देख लिया था। डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोगों को लिंक मिल जाएगा। मौर्यों के पतन के बाद शुंग वंश सत्तारूढ़ हो गया। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की और उसके बाद इस वंश की नींव डाली। कुछ वर्षों की शांति के बाद उत्तर भारत पर हिंद, यमन, शक, पारसियाई तथा कुषाणों ने आक्रमण कर अपनी राजसत्ता स्थापित की, है ना। मौर्योत्तर काल में राजवंशों का विवरण हम देखते हैं। कौन कौन है? शुंग। इनका क्रम आपको जरूर याद रखना है, शुंग, कर्ण और सातवाहन। ठीक है, शुंग, कर्ण और सातवाहन, और ये सभी क्या थे? ब्राह्मण थे। स्थापना की अगर हम बात करते हैं शुंग वंश की, तो इसकी स्थापना होती है 185 बीसी यानी ईसा पूर्व। मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अपने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके इसकी नींव डाली। ये बात समझ में आ गई। मौर्य सेनापति जो बृहद्रथ थे उनकी हत्या उनके मंत्री ने ही की। नाम था पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंशियों ने 90 वर्षों तक शासन किया पाटलिपुत्र और मध्य भारत पर। ठीक है, तो शुंग वंशियों ने 90 वर्ष तक शासन किया। कहां पे? पाटलिपुत्र और मध्य भारत में। पुष्यमित्र धार्मिक रूप से ब्राह्मणवादी शासक था। धार्मिक रूप से ये क्या थे? ब्राह्मणवादी शासक थे पुष्यमित्र शुंगा। इसने 2 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया। इंपॉर्टेंट, सुप्रसिद्ध पतंजलि। अब पतंजलि की बात कौन नहीं जानता पतंजलि को ना। तो पतंजलि ये जो अश्वमेध यज्ञ था इसके पुरोहित थे। पुरोहित कौन था? पतंजलि। धनदेव के अयोध्या अभिलेख से पुष्यमित्र शुंग द्वारा कराए गए अश्वमेध यज्ञ की चर्चा की गई है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि अश्वमेध यज्ञ किया था, ठीक है, सोर्स क्या है, तो आप बोलोगे धनदेव, है ना। धनदेव का ये जो अयोध्या अभिलेख है। संभवतः वह बौद्ध विरोधी था, ऐसा बोला जाता है। ये संभव है कि वो बौद्ध विरोधी था, लेकिन भरहुत स्तूप का निर्माण भी करवाने का श्रेय पुष्यमित्र शुंगा को ही जाता है। ये बात क्लियर हो गई ना। शुंग शासक भागवत के शासनकाल के 14वें वर्ष
तक्षशिला के यवन शासक एंटियाल किट्स के राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था। ये कितना इंपॉर्टेंट है। शुंग शासक भागभद्र, इनका जब शासन काल था तो इनके शासन काल का जो 14वां साल था उसमें तक्षशिला का यवन शासक था एंटियाल किट्स। उस एंटियाल किट्स का एक राजदूत था, उसका नाम था हेलियोडोरस। तो हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ वासुदेव के सम्मान में, आप देखोगे गुप्ता पीरियड में जो उनका चिन्ह होता है वो गरुड़ ही होता है, जो कि विष्णु का वाहन है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हेलियोडोरस ने विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया था। इंपॉर्टेंट। अब इनके अन्य शासकों को देख लीजिए, ये क्रम है इनका, क्रमशः, मतलब ये क्रम में है और इनको ऐसे ही लिखना है। अग्निमित्र, वसुमित्र, वज्रमित्र, भागभद्र और देवभूति, है ना। पुष्यमित्र के ये उत्तराधिकारी हुए। अग्निमित्र, अग्निमित्र याद है, मालविकाग्निमित्रम, कालिदास तो मालविका और अग्निमित्र यही है, समझ में आया। तो अग्निमित्र मालविकाग्निमित्रम में नायक और नायिका कौन है, मालविका, जिसमें अग्निमित्र की अमात्य परिषद की भी चर्चा की गई है। ओके, ये आपको याद रखना है। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन हुआ, क्या लिखा है यहाँ पे, देवभूति। लीजिए, आपको पहला और आखिरी तो जरूर याद करना है, देवभूति। अब देवभूति को कौन मार डालेगा, वासुदेव। वासुदेव इनका मंत्री है। इससे क्या समझ में आता है कि मंत्रियों पे कभी भी भरोसा नहीं करने का। ओके, चलो, वासुदेव ने हत्या की और 75 बीसी यानी 75 ईसा पूर्व का कर्ण वंश की नींव इन्होंने डाल दी। यह वंश एक ब्राह्मण वंश था, है ना। इसमें केवल 4 शासक कौन कौन हुआ, वसुदेव ने तो नींव ही डाली। क्रमशः देखिए, भूमिमित्र आते हैं, नारायण आते हैं और सुशर्मन आते हैं। वसुदेव, भूमिमित्र और नारायण एंड सुशर्मन, ठीक है। सुशर्मन की हत्या आप कौन कर देगा, सुशर्मन आखिरी शासक है। इनकी हत्या 30 बीसी में सिमुक ने कर दी। सुशर्मन, सिमुक ने हत्या की और एक नवीन ब्राह्मण वंश की स्थापना करते हैं, आंध्र सातवाहन। आंध्र पुराणों में सातवाहन नाम नहीं मिलता, आंध्र नाम मिलता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो आंध्र सातवाहन की स्थापना कौन करता है, सिमुक। किसकी हत्या करके, सुशर्मन की। तो हमने देखा कर्ण वंश, फिर हमने शुंग वंश। कर्ण वंश में हमने देखा कि भाई इनकी हत्या, देवभूति की हत्या कौन करता है, वासुदेव। वासुदेव क्या करते हैं, इनकी नींव डालते हैं 75 बीसी में, कर्ण वंश की नींव डालते हैं। यह एक ब्राह्मण वंश, बिल्कुल। इसमें केवल 4 शासक है, वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन। सुशर्मन की हत्या कर देते हैं कौन, सिमुक, और एक नए ब्राह्मण वंश की नींव डालते हैं। नाम क्या है उसका, आंध्र सातवाहना। ओके, अब आ जाइए सातवाहन वंश पे। सातवाहन और पुराणों में उल्लिखित आंध्र एक ही माने जाते हैं। मैंने बोला कि आपको पुराणों में सातवाहन नाम नहीं मिलेगा, ठीक है। पुराणों में केवल आंध्र शासन का ही उल्लेख मिलता है और सातवाहन अभिलेख में ये भी याद रखिएगा, पुराणों में तो क्या मिलता है, आंध्र नाम, लेकिन जो इनके अभिलेख मिले हैं उसमें आंध्र का जिक्र नहीं हुआ है, आंध्र का नाम नहीं मिलता है। सातवाहन के सबसे पुराने अभिलेख ईसा पूर्व 1ली सदी के ही है, ठीक है। उसी समय कहा जाता है कि उन्होंने कण्वों को पराजित करके, कण्वों को क्या किया था, पराजित किया था और मध्य भारत के कुछ भागों में अपनी सत्ता को स्थापित कर लिया था, ठीक है। आरंभिक सातवाहन, स्टार्टिंग के जो सातवाहन राजा थे, आंध्र में नहीं। कहा जाता है जो शुरुआत में जो इनके शासक हुए वो आंध्र में नहीं बल्कि उत्तरी महाराष्ट्र में थे, जहां प्राचीनतम सिक्के और उनके अधिकांश अभिलेख वहीं के मिलते हैं। इसीलिए ये बोला जाता है कि ये स्टार्टिंग में जो सातवाहन शासक आए हैं वो आंध्र के नहीं बल्कि नॉर्थ जो महाराष्ट्र है वहां पे थे, क्योंकि सिक्के और अभिलेख वहीं से मिले हैं। उनके सबसे बड़े, अब ये सातवाहन के जो सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं वो कौन थे, शक थे, जिन्होंने सातवाहनों को महाराष्ट्र और पश्चिमी भारत के अंदर पड़ने वाले उनके राज्य क्षेत्र से बेदखल कर दिया था। शकों ने क्या किया था, सातवाहनों को महाराष्ट्र और पश्चिमी भारत के अंदर जो उनके क्षेत्र आते थे
वहां से उनको हटा दिया, भगा दिया, बेदखल कर दिया, है ना। आपने अक्सर सुना होगा, कहते हैं हम आपको जायदाद से बेदखल कर देंगे, तो वही बेदखल मतलब वहां से बिल्कुल इनको भगा दिया, खत्म कर दिया। लेकिन सातवाहन वंश के ऐश्वर्य को दोबारा से कौन वापस लेके आता है? बहुत ही है इंपॉर्टेंट व्यक्ति है ये, गौतमी पुत्र सातकर्णी। देखिए इनके नाम के आगे इनकी माताओं के नाम आते थे, ये भी आपको जानना है ना, आगे मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने फिर से सातवाहन के ऐश्वर्य को पुनः स्थापित किया, तो ये नाम आपको गौतमी पुत्र सातकर्णी याद रखना है। अब देखिए इसमें दो शासक सातकर्णी के नाम से, एक तो आएंगे सातकर्णी प्रथम और दूसरे आएंगे सातकर्णी गौतमी पुत्र सातकर्णी। ओके, प्रमुख शासकों को देखिए। सातकर्णी प्रथम 106 से लेके 130 ईसा पूर्व उपाधि इन्होंने ली थी दक्षिणाधिपति की। सातकर्णी प्रथम उपाधि दक्षिणाधिपति, सातवाहन वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक, इसकी उपलब्धियों की जानकारी नागनिका या फिर इसकी जो रानी है ना, तो नागनिका के नाना घाट अभिलेख से मिलती है। तो आपको पूछेगा कि भाई सातकर्णी प्रथम की जानकारी कहाँ से, सोर्स क्या है, तो आप बोलोगे नाना घाट अभिलेख से मिलती है। भूमिदान का पहला जो साक्ष्य है यही है, तो भूमिदान का पहला साक्ष्य यही है, भूमिदान का पहला साक्ष्य यही है, इंपॉर्टेंट। चलो हाल की अगर बात करें 20 से 24 ईस्वी, अब आ गया ईस्वी, है ना। सातवाहन वंश का महानतम शासक है भैया हाल, याद रखना, शासक बड़ा, और ये बड़े कवि थे और कवियों और विद्वानों का आश्रयदाता थे, इनके दरबार में उनको आश्रय मिलता था। लैंग्वेज प्राकृत भाषा, तो कहते हैं कि प्राकृत भाषा में इन्होंने एक काव्य की रचना की थी, गाथा सप्तशती। ये पूछता है और कई बार पूछ चुका है, आगे भी संभावना है। तो गाथा सप्तशती भाषा कौन सी है? प्राकृत है। किसने लिखी है? इसकी रचना किसने की है? हाल ने की है, ये आपको रट लेना है। इसकी राज्यसभा में बृहत कथा के लेखक, अब बृहत कथा के लेखक कौन है? गुणाढ्य, ठीक है, गुणाढ्य वर्मन निवास करते थे, ठीक है। कातंत्र व्याकरण के लेखक कौन है? सर्ववर्मन, तो ये निवास करते थे। गुणाढ्य ने बृहत कथा की रचना प्राकृत भाषा में की है, और गाथा सप्तशती हाल ने लिखी है, वो भी प्राकृत लैंग्वेज में ही है, ठीक है। अब नाम आएगा, पहले हुए सातकर्णी, फिर आए हाल, फिर आते हैं आपके गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी सेम है, बस यहाँ पे ईस्वी लगाना है, वहां पे 106 से 130 बीसी है, यहाँ पे एडी है, ठीक है, ईस्वी। सातवाहनों के ऐश्वर्य को स्थापित, स्वयं को एकमात्र ब्राह्मण कहा इन्होंने, शकों को पराजित किया इन्होंने। तो सातवाहनों के ऐश्वर्य को वापस लाना, उनकी परिस्थिति को एकदम बिल्कुल मजबूत कर देना, है ना। खोई हुई, मतलब कहते हैं ना, खोए हुए साम्राज्य को दोबारा से इन्होंने, ठीक है। स्वयं को इन्होंने एकमात्र ब्राह्मण कहा, शकों को पराजित कर दिया, है ना। उन्हीं शकों ने तो बर्बाद किया था इनको, उन शकों को इन्होंने क्या किया? पराजित किया, और अनेक क्षत्रिय शासकों का नाश किया। कहा जाता है कि इन्होंने क्षत्रियों का नाश इसलिए किया क्योंकि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने दावा किया था कि इनका जो ये था दुश्मन था, वो इसी वंश का था, क्षत्रात वंश का था। नाम क्या था उसका? नैपान, है ना। तो गौतमी पुत्र ने दावा किया था कि इसने क्षत्रात वंश का नाश किया है, ठीक है। अनेक क्षत्रिय शासकों का इन्होंने नाश किया, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि उनका शत्रु नहपान इसी वंश का था, तो क्षरात, है ना। देखिए ये क्षरात वंश का था, और क्षरात वंश का नहपान भी था, ठीक है। तो नहपान इसी वंश का था। नहपान के 8000 से अधिक चांदी के सिक्के नासिक से मिलते हैं, जिन पर सातवाहन राजा द्वारा फिर से ढलाए जाने के चिन्ह भी मिलते हैं। तो इनके सिक्के फिर से ढलाए गए, ऐसा चिन्ह मिला है। गौतमी पुत्र सातकर्णी का साम्राज्य उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक था। तो उत्तर में मालवा को ले लीजिए और साउथ में कर्नाटक तक फैला हुआ था। संभवतः आंध्र पर भी इनका आधिपत्य रहा होगा था, ठीक है। अब आ जाइए वशिष्ठी पुत्र पुलुवामी 130 से 154 ईस्वी। वशिष्ठी पुत्र पुलुवामी, इसके सिक्के और अभिलेख आंध्र में मिलते हैं। इसके सिक्के और अभिलेख कहाँ मिलते हैं? आंध्र प्रदेश में, जिससे स्पष्ट होता है कि यह क्षेत्र द्वितीय सदी के मध्य तक सातवाहनों के
वश में, मतलब अंडर में आ चुका था, सातवाहनों का बन चुका था। ठीक है, सातवाहनों का आधिपत्य यहाँ पे हो चुका था। वशिष्ठी पुत्र पुरुमावी ने अपनी राजधानी आंध्र प्रदेश के जो औरंगाबाद जिले में है पैठन या प्रतिष्ठान, इसको आपको रटना है, पैठन या प्रतिष्ठान। नदी कौन सी है? गोदावरी, गोदावरी तट के, है ना, तो प्रतिष्ठान को बनाया था। गोदावरी नदी की बात करें तो महाराष्ट्र के त्र्यंबक त्र्यंबक से निकलती है और पूर्वी घाट में राजमुंद्री में अपना डेल्टा बनाती है। ठीक है, चलिए लास्ट है आपके यज्ञश्री सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी, है ना, 174 से 203 ईस्वी। ठीक है, चलिए सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन हो गया? यज्ञश्री। और आता कौन है लेकर? सातकर्णी, सातकर्णी, फिर लास्ट में आते हैं यज्ञश्री। उत्तरी कोंकण मालवा को शकों से वापस ले लिया इन्होंने, उत्तरी कोंकण और मालवा को इन्होंने छीन लिया, जरूर युद्ध किया होगा। व्यापार जल यात्रा का प्रेमी था, क्योंकि इसके जो कॉइन्स मिले उस पर जलयान का चित्र भी मिला है। सिक्के ना केवल आंध्र प्रदेश बल्कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और गुजरात से भी मिले हैं। इसके सिक्के, इसके जो कॉइन्स हैं वो ना केवल आंध्र प्रदेश बल्कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात से भी मिले हैं, जिन पर जहाज के चित्र मिलते हैं। सौराष्ट्र, काठियावाड़, सौराष्ट्र के शक शासक याद आया, रुद्रदामन प्रथम 123 से 150 ईस्वी ने सातवाहनों को 2 बार हराया। ठीक है, तो मौर्योत्तर काल के जो प्रमुख राजवंश है वो हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब आगे हम लोग इनके प्रशासन, इनकी व्यवस्थाएं, इनका लैंग्वेज, इनका जो भी उपलब्धियां थी उनको भी देखेंगे अलग से, मैं एक वीडियो बना दूंगी। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था वगैरह पे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। खूब खुश रहिए, खूब पढ़िए। थैंक यू सो मच।